आइए चलते हैं, कुछ एसिड सर्वाइवर्स से मिलते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अंशु जी, फरहा जी और रेशमा जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि एसिड अटैक के मुद्दे पर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, लेकिन किस तरह एसिड के बाद की जिंदगी होती है, किस तरह अपनी जिंदगी को एक एसिड अटैक के बाद आगे बढ़ाया जाता है और कहां कहां से मदद मिलती है, इन सब बातों पर भी हम विचार करेंगे। स्वागत है आप सभी का। अंशु, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। एसिड को लेकर के कई बार हम लोग शोज कर चुके हैं, बॉलीवुड में फिल्म भी इस पे बन चुकी है, लेकिन सही मायने में तो जो इस दर्द से गुजरा होता है वही ही इस दर्द को समझ सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि चर्चा करनी है, इस विषय को उठाना है, बात करनी है उस दुख तकलीफ के बारे में, उस समस्या को जड़ से मिटाने के बारे में, इसलिए हमें बात करनी है। अंशु, जब एसिड आपके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी किस तरह बदली, ये बात आप बहुत बार बता चुकी होंगी। आज भी आप अपनी जीविका के लिए कहीं ना कहीं काम और रोजगार कर रही हैं। क्या लगता है आपको तब से अब में कितना बदलाव आया है? कहाँ पे जरूरत है अभी भी काम करने की? मतलब कि मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं अंशु राजपूत, सरोज हैंगआउट लखनऊ से स्टॉप एसिड कैंपेनर। और मैं बात करूँ एसिड अटैक की, कि एक लड़की पे जब एसिड अटैक होता है ना तो उसके लाइफ के पूरे मायने चेंज हो जाते हैं। जब उसके ऊपर अटैक होता है, अटैक होने के साथ साथ सोसाइटी उसको अपनाती नहीं है लॉन्ग टाइम तक, अभी भी सोसाइटी अपनाती नहीं है। और इतने सारे लोग आते हैं और मतलब कि आके चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि कोई और अंशु इस चीज़ का शिकार ना बने। और आज भी ऐसा होता है कि लॉकडाउन लगा था हमारे मतलब कि भारत देश में, क्या मतलब ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके बावजूद भी एसिड अटैक रुके नहीं। कल भी एसिड अटैक हुआ, परसों भी एसिड अटैक हुआ था। उसके बाद अभी 13 को गोंडा में थ्री सिस्टर के ऊपर एसिड अटैक हुआ था। और उसके बावजूद भी क्या होता है ना कि कानून को भी ये पता होता है कि हमारे साथ एसिड अटैक हुआ है, हम कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी जजमेंट मतलब सही से नहीं आ पाता है, किसी सर्वाइवर्स को न्याय नहीं मिलता है। और जैसे मेरे केस में ही मैं मतलब कोर्ट जाती थी, उसके बावजूद भी मतलब कि मेरे केस में डिसीजन आने में 7 साल लग गए। और 7 साल के बाद भी मतलब कि उनको उम्र कैद दिया, जबकि उनको पता है कि उन्होंने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दिया। क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे फेस को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि फेस के बिना कुछ चलता ही नहीं है। भले ही हम लोग कितना ही लड़ ले, लेकिन फिर भी जो मानसिकता है, हम सिर्फ एक लोग की मानसिकता चेंज कर सकते हैं। हम इतनी जो मतलब कि जनसंख्या, हम सबकी मानसिकता चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में जो है फास्ट ट्रैक होने चाहिए। और जिस सर्वाइवर्स के ऊपर अटैक होता है तो उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। और मतलब जस्टिस देने में इतना टाइम क्यों लगता है कि सर्वाइवर पहले ही इस सिचुएशन से जूझ रही होती है, फिर उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर, फिर हॉस्पिटल के चक्कर, फिर सोसाइटी को फेस करना, फिर परिवार को फेस करना। तो इसमें ना पूरी सर्वाइवर्स की क्या पूरी जिंदगी उसमें ये घूम के रह जाती है कि वो कभी अपना आगे बढ़ने का सोच नहीं पाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मतलब कानून को ये लाना, फास्ट ट्रैक लाने चाहिए। फास्ट ट्रैक के बाद एक मतलब एक सर्वाइवर्स को न्याय दिलाना चाहिए। अंशु, कितने साल हो गए आपको इस एसिड अटैक को झेलते हुए और अब तक कितनी सर्जरीज आप करा चुकी हैं? मेरे अटैक जो हुआ था 2014 में हुआ था, और मेरे ऊपर 2014 में अटैक हुआ था, और मेरे ऊपर 55 साल के बूढ़े ने एसिड अटैक किया था। और एसिड अटैक करने वाले मेरे पड़ोसी थे और मैं उनको दादाजी बुलाती थी। और अभी तक मेरी 3 सर्जरीज हो चुकी हैं, और अभी भी मेरा मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा है, और लाइफ टाइम तक मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। लाइफ टाइम तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, ये लाइन ही अंशु बहुत ज्यादा हिला देने हमको वाली है। फरहा जी, आपके पास में आऊंगी। अंशु की कहानी हमने सुनी। सबसे ज्यादा एसिड विक्टिम के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक, सोसाइटी को भी फेस करना, सोसाइटी को अपना पक्ष बताना कि हम तो गलत नहीं थे, गलत तो सामने वाला था जिसकी नफरत हमने झेली। और दूसरा, इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है पैसे के टर्म्स में, कि किस तरह सर्जरीज होंगी उसकी, वो कहाँ कहाँ हॉस्पिटल जाएगी, किस तरह से डॉक्टर और उन सब चीजों का खर्च उठाएगी। आपने अभी तक कितना इस चीज को फेस किया है? माय नेम इज़ फराह खान, लखनऊ शिरोज हैंगआउट से। मेरे 20 ऑपरेशंस हुए हैं
और 20 ऑपरेशन से मैं कम से कम मेरे 18 ऑपरेशन जो हैं वो मैंने अपने घर पे ही कराए थे शिरों से जुड़ने से पहले। तो उस वक्त मैंने मतलब घर में मैं बड़ी थी और भाई मेरे छोटे थे और फाइनेंशियली हम लोग 4 साल मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलने के बाद फाइनेंशियली वीक हो गए थे, तो मुझे अपना ट्रीटमेंट रोकना पड़ा था। तो मैंने घर में बैठ के वो जो चने और मूंगफली बेचते हैं वो लिफाफे भी बैठ के बनाए थे और उस वक्त मेरी आई में जो है विजन भी नहीं था। एक आई तो फुल लॉस हो गई है और एक आई में ओनली अभी 20% विजन है, तो मुझे दिखता भी नहीं था, बट मैं अंदाजे से वो लिफाफे बनाती थी ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकूं। उस वक्त मुझे कोई एनजीओ का सपोर्ट नहीं था, उस वक्त मुझे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, उस टाइम मुझे किसी रिलेटिव का सपोर्ट नहीं था, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं था, हर तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो निगेटिव था। लेकिन उस लोगों के जो निगेटिव कमेंट थे उन्हें सोसाइटी को फेस करते हुए मैंने हार नहीं मान के और आगे बढ़े, इसलिए क्या जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस गांव में हो रहे हैं और अभी भी 250-300 के बीच में केसेस होते रहते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम लोग इतना लड़ रहे हैं, इतना लोग बात कर रहे हैं, इतना सिर्फ चर्चा हो रहा है, सरकार तक बात जा भी चुकी है, उसके बाद भी सरकार कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दे रही है जिससे ये साइलेंट क्राइम रुके। जब तक ये एसिड सेल होना बंद नहीं होगा ये क्राइम नहीं रुकेगा। इंसान किसी को गोली मार देता है वो या तो मर जाता है या बच जाता है, लेकिन ऐसे अटैक ऐसा क्राइम है कि इंसान सारी जिंदगी बार बार मरता है, क्योंकि जो सर्जरीज होती हैं वो काफ़ी पेनफुल होती हैं और हम लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं मिल पाता है। हम ही विक्टिम हैं और हमको ही ये प्रूफ करना है कि हमारे ऊपर ऐसे अटैक होते हुए किसी दूसरे पर्सन ने देखा है। और मेरा 4 साल केस चला, मुझे ओनली 3.5 साल की सज़ा हुई मेरे हस्बैंड को, तो मैं इससे खुश नहीं थी और फिर मैंने अपना केस वहीं रोक दिया, क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ डैमेज करने के बाद अगले को 3.5 साल की सज़ा मिल रही है। तो जो और लोग हैं उनके हौसले इस तरह से बुलंद होंगे, क्योंकि जब तक कोई अच्छी सज़ा नहीं होगी, कर्री सज़ा नहीं होगी, तब तक उस बंदे को ये रियलाइज ही नहीं होगा, क्योंकि मन में डर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के लिए डर ही नहीं है तो हम कैसे क्राइम रोक सकते हैं। हम सोच किसी की नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम एक इंसान को जोड़ के, एक दूसरे से जोड़ के इंसान बदल सकते हैं, लेकिन हम पूरी जो ऑल इंडिया की जो इंसान है, पब्लिक है, उनकी मानसिकता हम लोग नहीं बदल सकते हैं। मानसिकता पे अगर बात आती है तो बात समाज की जरूर आती है। रेशमा जी, क्या लगता है आपको कि हमारे समाज में क्यों इस तरह की मानसिकता है कि अगर किसी को जीत नहीं पाए तो उसका चेहरा बर्बाद कर दो, उसको जला दो, उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दो, उसमें क्या जीत हासिल होती है? और जो बाकी का समाज है वो ये क्यों नहीं समझ पाता कि सामने वाले की नफरत जो है वो एक ऐसे इंसान ने झेली जिसका कोई कसूर नहीं था? ये एक तरह का जुनून होता है कि इंसान चाहता है कि ये हमको नहीं मिली है तो ये किसी की भी ना हो, तो वो उसका फेस मिटा देता है और उसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि हम सामने वाले का फेस खराब कर दे रहे हैं, उसके साथ आगे क्या होगा। बस उसको तो ये रहता है कि ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं होगी, इसलिए वो उसका फेस मिटा देता है। और फिर ये नहीं जानता है कि जब हम हिम्मत होती है ना तो हर चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने हिम्मत है और हम लोग इस चीज़ के लिए जो काम कर रहे हैं, अटैक के लिए हम लोग इस यहाँ पर जो है शिरोज खुले हैं, इसीलिए खोले गए हैं ताकि लड़कियां आए वहाँ पे काम करें और उनको हिम्मत मिले। तो वो उसने तो ये चीज़ कर दी है, उसको ये नहीं मालूम है कि ये आगे भी बढ़ सकती है और ये आगे भी वो हो सकती है। और ये चीज़ें हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, और हमें तो लगता है ये सबसे बड़ी सज़ा उनको यही मिलती है, क्योंकि वो इस तरह से देख के, क्योंकि शायद उस ज़िंदगी में हम लोगों को ये खुशियाँ ना मिलती जो खुशियाँ हमारा शिरोज हम लोगों को दे रहा है। तो सबसे बड़ी सज़ा तो हमें यही उन लोगों की लगती है कि यही है सबसे बड़ी सज़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे साथ रूपाली और राजनीति जुड़ गई हैं। उनकी भी कहानी को हम जानेंगे, समझेंगे और उनसे भी डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर के कि एसिड अटैक वो मुद्दा जो सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है, उस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए कितने सख्त कानून अब होने चाहिए कि अपराधियों के मन में डर पैदा हो। रूपाली, स्वागत आपका हमारे शो में। आपने अपनी कहानी कई बार कैमरे पे बताई होगी, कई बार अपनी कहानी कही होगी, लोगों से डिस्कस और बात भी की होगी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, इतने साल आपको हो गए इस एसिड के दर्द को झेलते हुए, अब क्या महसूस करती हैं आप? इतनी सर्जरियां जब आपने करा ली हैं, जो कि हमने इससे पहले भी जाना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं, कि और कोई रूपाली ना बने और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? मैं ये कहूँगी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आप हमारे यहाँ आए और हमें इनवाइट किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले कि लॉ हमारा इतना स्लो है कि हर एक केस में 5-5 साल 6-6 साल लग जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें जब किसी एक लड़की पे एसिड अटैक हो तो सबसे पहले उसको एक एयर एम्बुलेंस मिले, कि वक्त पे उसको एम्बुलेंस अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल मिलना चाहिए। क्योंकि हमें क्या होता है ना, लड़कियों को सबसे पहले जब हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अभी भी मेरा मानना है सरकारी हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाती है जिस तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन हम ये सोच हमारा इलाज जो हो, जो जितनी भी एसिड अटैक सर्वाइवर हो, उनके जो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है, वहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हो। क्योंकि एक एक सर्जरी में आप कुछ नहीं तो 5-5 6-6 लाख के ऊपर लग जाता है, और इसका आगे जाके कोई हम ये भी नहीं कह सकते कितना अमाउंट पहुंच सकता है। क्योंकि एक सर्जरी कराने में लड़की इतनी पेनफुल होती है, उस समय वो इतना पेनफुल होता है कि हम लोग हर वक्त हर समय पेन किलर पे चलते हैं। तो सबसे पहले फास्ट कोर्ट होना चाहिए कि जो भी हमारा केस है वो ज़्यादा देर लंबा ना चले, क्योंकि जितनी देर तक केस आगे बढ़ता है ना, उतनी देर तक लड़की एक एक मौत मरती है कि हमारा अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अभी तक उसको सज़ा नहीं मिली। खासकर मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरा अपराधी आज तक खुलेआम घूम रहा है, अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा अपराधी कौन है। क्योंकि मेरे ऊपर जब एसिड पड़ा तो मेरे ऊपर सोते समय हुआ मेरे ऊपर एसिड अटैक, और मेरे खाने में नींद की दवा दी गई थी। इस कारण मैं आज तक नहीं जान पाई कि कौन है मेरा अटैकर। तो कानून सख्त से सख्त हो। जैसे आप हमें देख लीजिए, मैं छोटा सा ही एक उदाहरण दूंगी। आप सऊदी अरब देख लीजिए, वहाँ पे एक क्राइम करने पे कितना बड़ा सज़ा होती है। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ऐसे ही सज़ा हो। ज़रूरी ना हो कि हमें कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, पुलिस को चक्कर लगाने पड़े। जब हमारे आसपास के लोग ही अवेयर होंगे ना, तो ये क्राइम नहीं होंगे। रूपाली, आपका विजन इस समय कितना % है आपका? मेरा तो पहले था 30%, और ट्रीटमेंट के बाद मेरा 40 से 50% विजन है। एक आंख आपने पूरी तरह से खोई, बहुत ज़्यादा दर्द आपको उस टाइम हुआ होगा, उसकी तो कोई सामी नहीं है। अब तक कितनी सर्जरीज आप करा चुकी हैं? वैसे तो मेरी 10 से 15 सर्जरी हो चुकी हैं, क्योंकि मेरा बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्न था, जिसकी वजह से जो बॉडी में हम थाइस के स्किन लगाते हैं वो स्किन सही तरीके से अटैच नहीं हो रही थी। तो बार बार सर्जरी पे सर्जरी करना पड़ रहा था। आई की सर्जरी मेरी 5 से 6 बार हुई है, और फिर फेस की सर्जरी 3 से 4 बार हुई है, और अभी भी होती जा रही है। अभी भी हमें सर्जरी पे जिंदा, कहते हैं ना, जब तक हम जीते हैं तब तक हमें सर्जरी पे ही जिंदा रहना पड़ता है। तो क्यों नहीं सरकार इस बात को समझ रही है कि एक लड़की छोटे से, कहते हैं ना, 15 रुपए की बोतल से किसी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की जिंदगी खराब हो जाती है, और वो जीवन भर हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, पुलिस की गवाही, वकील की गवाही, हर चीज़ पे वो जिंदा रहती है, और बस यही सोचती है कब उसे इंसाफ मिलेगा, कब वो इस दुनिया में खुल के जिएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक लड़की के लिए फेस कितने मायने होते हैं, और अगर लड़की के ऊपर एक पिंपल भी हो जाए ना, तो उसके लिए अगर शादी का रिश्ता भी आता है तो उसको ठुकरा दिया जाता है कि लड़की ऐसी है। तो यही है कि सबसे पहले हमारा समाज अवेयर हो, फिर हमारा कानून भी सख्त से सख्त कानून किया जाए, और जो हमारा हॉस्पिटल है और अच्छे से अच्छी जगह हमें सर्जरी की दी जाए।
राजनीति हमने अभी रूपाली जी से बात की। पहला सवाल आपसे, कितना साल हो गया आपको इस एसिड अटैक को झेलते हुए? मेरा नाम राजनीता है और मेरे अटैक को 7 साल हो गए हैं। मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था वो 2013 में हुआ था, 16 दिसंबर। तब से अब तक आपकी कितनी सर्जरीज हो चुकी? मेरी 21 ऑपरेशन हो चुके हैं, 21 सर्जरी हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे जब अटैक हुआ था उससे मेरे होंठ, नाक, आँख वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई थी। ये सब कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे भी मेरा एसिड डला हुआ है, जिसके 3 ऑपरेशन हुए हैं। और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मतलब एकदम चेहरा था ना, सिर्फ हड्डी हड्डी चेहरे पे थी, और ये आंखें हैं ना, सिर्फ एक गोटिया की तरह रखी हुई थी, कुछ नहीं था आंखों पे। ये सब ऑपरेशन से लगाया हुआ है। आप भी इस वक्त केस लड़ रही हैं अपने लिए? जी मैम, मेरे 3 अटैक करे हैं। मतलब एक जिसने अटैक किया था वो तो जेल में है और जो सीआईडी कर रहा था वो भी जेल में। जिसने अटैक करवाया था वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर बार पैसे भर देता है। ये सरकार क्या करती है, उसमें पैसे ले लेती है, उसको बाहर, अभी वो खुलेआम घूम रहा है। हम तारीख पे तारीख लगाए जा रहे हैं। 7 साल हो गए, उसका भी कोई डिसीजन नहीं आया जिसने डलवाया है। एसिड के बाद अगर आप और आगे पढ़ाई करना चाहती थी या और आगे जॉब करना चाहती थी, जिंदगी तो एकदम खत्म सी थी, फिर कहाँ से आपने शुरुआत की और क्या समस्या आई आपको? एसिड के बाद ऐसे हुआ, मैं 11th क्लास में थी तब मेरे ऊपर अटैक हुआ था। अटैक होने के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, मैं बिल्कुल नहीं देख पाती थी और मुझे पढ़ना था। बस मेरे पापा ने मुझे पढ़ाते, जब मैं 12th में आई तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया, क्योंकि 11th का हमने मेडिकल लगा दिया पापा ने। और फिर 12th में पापा मुझे रात में पढ़ाते थे और रिपीट करके मैं स्कूल जाया करती थी। मैंने इस तरह से 12th पास किया है। और फिर 6 साल के बाद अब मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया है। और अटैक होने के बाद तो मैंने 12वीं तो कर लिया, लेकिन जब बिल्कुल आंखों की रोशनी चली गई तो एकदम ये हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एकदम मतलब दुनिया ख़त्म हो गई, सिर्फ एक 4 दीवारी दिखती थी मुझे, जिसके अंदर मैं कैद थी। लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा हौसला देते थे और उनके हौसले से आज मैं इस सिरोज में आई हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ी उम्मीद किरण नज़र आई यहाँ पे आने के बाद। और मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी पूरी ज़िंदगी तो नहीं चल सकती। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट हमें सरकारी जॉब दे। हमने आपसे जाना था आपकी लाइफ के बारे में, जो चीज़ हमने इनसे जानी वो आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि एसिड के बाद अपनी पढ़ाई देखना या फिर अपना जॉब देखना, या हर कोई अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहता है, उसमें कितनी समस्या आई आपको? मैं यही कहूँगी कि मैं पहले ही अपने पैरों पे खड़ी थी। अब मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री से थी, मैं एक्टिंग और साइड रोल वगैरह करती थी और मैंने काफ़ी एल्बम वगैरह भी किए थे। और मेरा एक सपना था कि मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ूं, लोग मुझे मेरे नाम से मेरे माँ बाप को जाने। मतलब नहीं कहते, एक सुनहरा सा सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ, सब लोग मुझे देखें। ये सपना कहीं हद तक पूरा भी हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए। तो मेरे ऊपर उसी भोजपुरी मैं मूवी कर रही थी, उस टाइम मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे कि मेरे घर वाले और बाहर वाले, घर से बाहर निकलते थे, लोग कहते थे तुम घर से बाहर मत निकलो क्योंकि तुम्हारा बंदर जैसा चेहरा है, लोग तुम्हें देख के डरते हैं। मेरे घर वाले मेरे बच्चे को देख के डरते हैं। और मैं घर पे रहती तो मेरे दादा दादी, मतलब नहीं, बेचारी शब्द, मतलब बार बार बेचारी के साथ ऐसा होगा, ये फिल्मी लाइन में नहीं गई होती तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। और अब बाहर निकल यहाँ आती थी तो लोग मुझे देख के दूर भाग जाते थे कि नहीं, मुझे इनके साथ नहीं खेलना। मैं अगर बच्चों को पास भी बुलाती थी ना तो बच्चे मुझसे दूर भागते थे। बार बार मुझसे ये कहा जाता था अपना चेहरा बंद कर लो, तुम्हारा चेहरा देखने के लायक नहीं है, तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, बंदर की तरह दिखती हो। तो मुझे ये सब सुन सुन के ना बहुत निगेटिव जैसा फील होता था। ये लगता था कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की कि मुझे ऐसे चेहरा लेके नहीं जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना था, कुछ और करने लगी मैं। तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ के बारे में पता चला और क्योंकि मैं 1 साल तक अंधी भी थी, मुझे दिखाई नहीं देता था, तो मैं समझती नहीं थी, हमेशा डर लगा रहता था कि कोई मेरे खाने में पॉइजन ना दे दे, मैं मर ना जाऊं। क्योंकि एंड वक्त पे मेरे पिता ने मुझे कह दिया था डायरेक्ट कि इसको पॉइजन दे दो, मतलब डॉक्टर से, कि ये मर जाए, ये मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। तो उस दौरान मुझे हमेशा लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे।
तो मैं जल्दी किसी के हाथ से खाना नहीं खाती थी। तो फिर उसके बाद जब मेरी रोशनी वापस आई तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब तुम टेंशन मत लो, मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ी होंगी। फ़र्क ये था कि उस समय का दिन कुछ और था और इस अटैक के बाद कुछ और था। मैं फेस कवर करके चलती थी। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के लोगों से मिली, सबसे बातें की, तब मुझे लगा कि अब मेरा सपना कहीं ना कहीं शायद पूरा हो सकता है। तो भी मैं अपनी आपको मैंने रोका नहीं, फिर भी मैं यहाँ आई, अपने आप को आगे बढ़ाया, काम किया, यहाँ पे सबसे मिली जुली, फिर से मेरी लाइफ ऐसी हो गई। कहते हैं ना कि लोग अटैकर सोचते हैं कि 4 दीवारी में कैद रहेंगी, लेकिन हम जिनके अंदर हौसला होता है ना, उनको कोई 4 दीवारी में बंद नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान खूबसूरती से चाहे जितना प्यार कर ले, हौसलों से बहुत कम लोग प्यार करते हैं। तो मेरे अंदर हौसला था और मैं यहाँ आई, फिर से मेरी ज़िंदगी उसी तरीके से चली। आज मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी सी बेबी है। तो मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथ में है और मैं उन सबसे कहती हूँ कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। अगर आपके अंदर हुनर है और आप अच्छे दिल के हो तो आपको भगवान भी आपका हाथ पकड़ेंगे। हम इंसान क्या चीज़ है, तो कोई ना कोई साथ पकड़ने वाला मिल ही जाता है, आगे बढ़ाने वाला मिल ही जाता है और ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत रहती है। बस लड़ना हमें सीखना है और आगे बढ़ने के लिए सीखना है। खूबसूरत बात कही आपने। इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए कि परेशानियां चाहे जितनी आए, हम उनसे लड़ेंगे, जूझेंगे और आगे बढ़ करके रहेंगे। उस इंसान को भी दिखा करके रहेंगे जो हमारी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता था। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी समस्या, जो बड़ी परेशानी है, वो ये बात है कि एसिड अटैक्स रुकने चाहिए और एसिड जो डालते हैं अपराधी, उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारे एसिड को लेकर के जो कहानी है वो लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार अपनी विशेष रिपोर्ट जो कि एसिड अटैक पर फोकस करती है, उसमें बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको पीड़िताओं से मिलाया था, उनके बारे में जाना था कि किस तरह उनका जीवन रहा, एसिड अटैक से पहले भी, एसिड अटैक के बाद भी किस तरह उन्होंने इस दंश को झेला। अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं डॉक्टर विवेक से, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। तमाम जो एसिड पीड़िताएं हैं, उनके चेहरे को किस तरह से ठीक किया जाता है, उनके चेहरे को किस तरह से ट्रीटमेंट के जरिए वापस वैसा ही लाने की कोशिश की जा रही है, इन सब बारे में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने काफ़ी सारी जो एसिड पीड़िताएं हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने अपनी सर्जरीज के बारे में बताया। एक जब भी किसी पीड़िता के चेहरे पे एसिड फेंका जाता है, उसके बाद की उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, डॉक्टर और सर्जरीज में बीतता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार हमने उनसे ये बात भी सुनी कि ये जो सर्जरीज हैं काफ़ी पेनफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको समस्या आती है। और हमने ये बात भी उनसे समझी कि सर्जरीज की इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है कि कुछ कॉस्ट वो बेयर भी नहीं कर पाती, इस चक्कर में वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ देती हैं। आप उन सारे जो एसिड सर्वाइवर्स हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करते हैं। काफ़ी सारे सर्वाइवर्स को आपने कहेंगे आर्थिक रूप से मदद भी की है। जब सबसे पहले आपने ये केस देखा या आपके पास कोई पीड़िता आई, तब आपने क्या सोचा था, आपके मन में क्या चीज़ आई थी कि किस तरह इसकी सर्जरी होनी चाहिए, कैसी इसको तकलीफ हो रखी है? चेहरे पे एसिड फेंक देना एक बहुत ही घृणित कार्य है, जो एक बहुत ही अमानवीय मानसिकता को दर्शाता है।
मैं आज पिछले 6 वर्ष से तेजाब पीड़िताओं का पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क कार्य कर रहा हूँ। हम और हमारी टीम, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो सबसे पहली बार जब हमारे पास एक तेजाब पीड़िता लड़की आई, एसिड अटैक सर्वाइवर कहते हैं, बेसिकली पीड़िता नहीं, शी इज अ हीरो बिकॉज शी सर्वाइव्स दैट स्ट्रगल। तो उस केस में बहुत ही दर्दनाक दृश्य होता है, उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जब भी चेहरे पे एसिड फेंकते हैं तो बेसिकली क्या होता है, 50% सर्वाइवर्स की एक या दोनों आंख चली जाती है, परमानेंट लॉस ऑफ विजन, जो सबसे बड़ी क्षति है। उसके अलावा उसके चेहरे के लगभग सारे अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाक, होंठ, कान, आंख, गला एक्सेट्रा। तो ये जो भी सर्जरीज हैं, चाहे वो सरकारी महकमा हो चाहे वो प्राइवेट महकमा हो, प्लास्टिक सर्जरी ब्रांच के द्वारा ही इनका करेक्शन होता है या रिस्टोरेशन होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनकी मल्टीपल सर्जरीज करके इनके पूरे चेहरे का पुनर्निर्माण किया जाता है। समाज में ऐसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स या कोई भी सर्वाइवर्स हो, उनका जो हो पाए मैक्सिमम हेल्प करना चाहिए, सर्जरीज करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उनके पूरे सामाजिक पुनर्वास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो हम लोग पिछले 6 वर्ष से तेजाब पीड़िताओं का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम इनका हेयर रेस्टोरेशन करते हैं, इनकी भौहें बनाते हैं, इनके बाल बनाते हैं, इनके स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, जो झुलसी हुई त्वचा है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग सिर्फ इलाज नहीं करते, इलाज करने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि उसके बाद की सारी दवाइयाँ उसको निःशुल्क प्रदान करी जाएं, साल भर 2 साल जो भी है। साथ ही साथ जब वो ठीक हो जाती है, यानी जब उसका फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, जब उसका फिजिकल रिहेबिलिटेशन हो जाता है, उसके बाद उसको छोड़ नहीं देते, कोशिश करते हैं उसकी कोई नौकरी लगवाएं। फॉर एग्जाम्पल कविता जी हैं, उनके अपने 3-4 सर्जरी करी है, जो हम लोग से हो पाया उनकी शादी में हम लोग ने हेल्प आउट करी है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन हो गया, फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन हो गया, उनके जीवन यापन के लिए सोशल रिहेबिलिटेशन, सामाजिक पुनर्वास हो गया, शादी में हेल्प कर दी। एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल रिहेबिलिटेशन, मानसिक पुनर्वास। एसिड न सिर्फ उसके शरीर को क्षति करता है, सबसे ज्यादा मानसिक को क्षति करता है। और फाइनल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से, कि क्या इनको हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकते हैं या कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग है, इसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, ये तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो क्या हम इनके लिए किसी वर्ग में कुछ रिजर्वेशन या कुछ कर सकते हैं, सो दैट इनका रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे समाज की तरफ से भी आवाज़ उठे, समाज के लोग भी इस बात को समझें कि इतना जो घृणित कार्य है उसको आखिर इस तरह से इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है और जो अपराधी हैं वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी सारी बातें हमारे साथ शेयर। थैंक यू सो मच। आखिर में एक चीज और पूछेंगे, एक प्रश्न रह गया था कि इनकी सेल पे कैसे बिक्री लगाई जाए, सेल पे कैसे लगाम लगाई जाए। तो यस, डेफिनेटली एक पॉइंट है, क्या भारत सरकार ये नहीं कर सकती या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि भाई जो एसिड की बिक्री हो रही है उसकी फिक्स डिफाइंड दुकानें हो किसी पर्टिकुलर शहर में, कि भाई 1 या 2 दुकान पे ही एसिड मिलेगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में, और वो हमें एक आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय सरकार ने सब कुछ लिंक कर दिया आधार से। आधार और सिर्फ आधार को मैंडेटरी कर दें और एक लिमिट डिफाइन कर दी जाए कि एक व्यक्ति को इस एसिड के ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लेवल तक के इन अटैक्स पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अभी जो एसिड फेंका जा रहा है ये वो एसिड है जो अनाधिकृत रूप से मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर कुछ ऐसे नियम आ जाएंगे, कठोर कानून आ जाएंगे, तो एसिड बिक्री पे बहुत बड़ी लगाम लगेगी और हमें लगता है ये जो एसिड अटैक है इनके केसेस बहुत हद तक नियंत्रण में किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दर्शकों, एसिड अटैक एक ऐसा भयावह अपराध जिससे हमारा समाज जूझ रहा है और पीड़िताओं में करीब 60% जो संख्या है वो महिलाओं की है। अब वक्त आ गया है कि हम इस अन्याय के खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, एक ऐसी आवाज उठाएं कि ये अपराध हमेशा के लिए बंद हो जाए। याद रखिए, उस झुलसे हुए चेहरे से नफरत मत करिए, क्योंकि वो किसी की नफरत मिटाने में झुलसा है। आज के हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज के उन वर्गों की या समाज से वो खबरें लेकर के आएं जो कि आपसे जुड़ी हों, जो आपको असर करती हों।
फिलहाल आज के इस एपिसोड से मुझे विदा दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 93 साल के हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने खिलाया केक, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। यूपी के चुनावी सेमीफाइनल में फिर खेलेगा कमाल। 7 सीटों से बीजेपी को 6 में पर जीत मिल सकती है, सपा को भी मिल सकती है 2 सीटें। अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारी तेज, सरकार के आला अफसरों का आज अयोध्या दौरा, कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। बलिया में छेड़खानी के बाद छात्रा से दरिंदगी, आरोपी ने घर में घुसकर जिंदा जलाया, पीड़िता की हालत गंभीर, तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात। बिजनौर में चीनी की बोरी से भरा ट्रक पलटने से हादसा, ट्रक के नीचे दबकर बाइक सवार 3 लोगों की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए शव। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, बेकाबू तेज रफ्तार कार 25 फुट नीचे गड्ढे में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो